जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की जो बुक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार हिस्ट्री के क्लास के क्वेश्चन हैं, वो सभी आज के क्लास में करवाए जाएंगे। और आज देखेंगे बिहार हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन थे, वो सभी आज की क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी बीपीएससी घटना चक्र जो बिहार प्री के एग्जाम के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। बीपीएससी प्री में अभी तक जितने क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए, इसके पहले हमने ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन बिहार स्पेशल के करवाए थे, और ये बिहार स्पेशल से ही हिस्ट्री के क्वेश्चन है। बिहार हिस्ट्री की क्लास है, इसके पहले की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था बिहार हिस्ट्री के, और आज 31 नंबर से आगे कंप्लीट करेंगे। आपसे कम से कम देखिए, अगर आप 6 to 8 में हैं तो आपसे 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 to 5 प्रियॉरिटी में हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन श्योर है कि आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा तैयार करना है। तो कभी कभी ये जो है 15 क्वेश्चन तक हो जाता है, 15 क्वेश्चन तक बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। 31 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र था, उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां पर संथालों के द्वारा 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी गई थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या शाहाबाद गया। आप सभी को पता है इसमें भागलपुर और राजमहल, भागलपुर राजमहल क्षेत्र था जिसकी जहां पर संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ, और उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण और दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। जो दूसरे लोग वहां पर आकर के बस गए थे, उन्हीं का पक्ष अंग्रेज लेने लगे। आदिवासी अपने शोषकों को दुख कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो याद रखिएगा, आदिवासी का जो शोषण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें वो लोग दुख कहते हैं। 1855 ईस्वी में सिद्धो और कान्हू जो मतलब दोनों भाई थे, भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को भी ठप कर दिया था और संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी 1855 में। क्वेश्चन नंबर 32, कल इसका आंसर आप सभी से पूछा था। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया था कि भागलपुर और राजमहल वाला क्षेत्र, यहाँ पर संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। एकदम सही है। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? विद्रोह का अगर सही क्रम देखेंगे, मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहला था रोहिणी, सबसे पहला रोहिणी था। वहां पे इसका पटना वाला जिला है रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर और लास्ट में जगदीशपुर आते हैं। जगदीशपुर में जो है ये बाद में जगदीशपुर में जो आपके बाबू कुंवर सिंह है, ये जगदीशपुर से इन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया, और सबसे पहले रोहिणी में विद्रोह शुरू हुआ था। पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी सरकार जो कंपनी सरकार है, ये कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी, और संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहले इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था, और पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। के पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। ये कुछ क्रम थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए, बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, 1997-98 में पूछा गया था, लेकिन ये दोबारा से रिपीट होने की प्रबल संभावना है। बिहार के कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? वो थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही
महात्मा गांधी को 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया था। किसानों की जो दशा थी उसको सुधारने के लिए, जो किसान परेशान थे नील की खेती को लेकर के, उसके लिए जो है महात्मा गांधी को जो है इन्होंने आमंत्रण किया था चंपारण आने के लिए। यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया और उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? मतलब सुप्रसिद्ध जो संत हैं सरफुद्दीन मनेरी, इनका संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी या कुब्रवी? याद रखेंगे, सुप्रसिद्ध संत जो सरफुद्दीन मनेरी हैं, इनका संबंध था फिरदौसी समुदाय से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में, इनका जन्म जो है 1262 ईस्वी मनेर पटना में हुआ और इनकी जो मृत्यु है, सरफुद्दीन अहमद की मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिले के सूफी थे ये और उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा था और उनकी प्रसिद्ध कृति थी मकतूबात ए शादी। मकतूबात ए शादी इनकी प्रसिद्ध कविता थी, मतलब प्रसिद्ध कृति थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 और ये सभी बीपीएससी घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बीपीएससी घटना चक्र जो आप पढ़ते हैं, ये आपका लेटेस्ट घटना चक्र है 2024 का। इसको जरूर एक बार देख लीजिए। सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये बताना है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे, इसका गठन 1930, 31 और 34, 1939। याद रखिएगा 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इसका जो व्याख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूर्ण समर्थन भी किया था और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई और आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है, ये इसी समय 1934 में हुआ और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे सचिव, और इसके सचिव की बात करेंगे तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये आपसे कई बार पूछता है। जो बिहार कांग्रेस, मैं यही बताना चाह रहा था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1934 में होता है और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव थे। और सचिव की बात करेंगे तो सचिव इसके जो सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, इसलिए मतलब किसके रूप में रहा महत्वपूर्ण? व्यापार के केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या धार्मिक केंद्र के रूप में? तो आप सभी को पता है जो मध्यकाल में जो बिहार शरीफ है, ये हमेशा से शिक्षा और धर्म का केंद्र, मतलब शिक्षा विद्या मतलब अर्जन के लिए, तो शिक्षा और धार्मिक केंद्रों के रूप में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विद्या के केंद्र में और धार्मिक केंद्र में। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 और 4। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। जो ओदंतपुरी है, ओदंतपुरी का महाविहार बिहार शरीफ में स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया और बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी और यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। बिहार शरीफ के नजदीक था यह विश्वविद्यालय, ये भी आप याद रखेंगे। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, इसको लिए भी आप याद रखेंगे,
इसके पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। और पाल वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक भी धर्मपाल थे, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था? इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बिहार में जब अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण होता है और इसका नेतृत्व करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और तथा श्री कृष्ण शाह, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे और महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा और महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए और ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए और वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। 12 दिसंबर 1913 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ और जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा एक चीज कि एक क्वेश्चन में आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया। अभी आपने ये पूरा नहीं पढ़ा रहा होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा कैसे कैसे इसकी भूमिका बनी, कौन कौन इसमें जुड़े हुए थे, ये सारा आपका एक ही चीज में कवर हो गया। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पहली बार बिहार को पृथक करने के लिए 1894 में किस समाचार पत्र में इसका उद्घाटन मतलब उल्लेख किया गया था, तो ये बिहारी समाचार पत्र बिहार टाइम्स या इसी को बिहारी समाचार पत्र कहा गया और इसमें इसको जो है बिहार को अलग प्रदेश बनाने की मांग की गई थी पहली बार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। गलत। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संविधान से बाहर किया गया। गलत। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। एकदम सही। और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सही, ये भी गलत। ये आपका 63वीं बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे 1912 में जब बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था तो इसी की याद करने के लिए तो बिहार दिवस को 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार मठ या मॉन्टेसरी बोलते हैं, इसी को मॉन्स्टेरी से बना है और बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, ये भी आप याद। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर प्रश्न। बिहार की स्थापना कब की गई? अभी आपको बताया 1911 है, 1912 है या 1914 है। तो याद रखेंगे 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का किया गया, जो अब 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? अब अगर मॉडर्न बिहार की बात करेंगे, मॉडर्न बिहार का जन्मदाता किसको माना जाता है या निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और आधुनिक बिहार का जो निर्माता है ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। सबसे पहले तो इन्हीं ने आधुनिक मतलब बिहार को पृथक करने की मांग की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है।
निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907, 1912, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप सभी को पता है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश की जब बात करेंगे तो स्वतंत्र प्रदेश ये बनता है 1912 ईस्वी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के अनुसार, देखिए आपको 2018 में बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और 22 मार्च 1912 को घोषणा जारी होती है और इसमें जो है बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से इनके नए राज्य का गठन कर दिया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हो गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा भी आपस में अलग हो गए और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाया गया था, तो ये 1935 के एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ये 42 नंबर क्वेश्चन है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो एक भारतीय राज्य के रूप में जब बोलेंगे बिहार कब बना था? 1936 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे और 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अभी बताया बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1936 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? कि उड़ीसा बिहार से 1936 में पृथक होता है, 1 अप्रैल 1936। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। 45 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखना है ये चीज। भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब अलग किया गया? 1 अप्रैल, एकदम रट जाएगा आपका ये क्लास करने के बाद ना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया और क्लास कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं सारे क्वेश्चन आपको रट गए होंगे, एकदम से ये तैयार हो जाएंगे इसी क्लास में। तो आपको अलग से कोई भी रिवीजन करने की भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहीं पे क्लास में ही रटवा दिया जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार हर तरीके से जितने मतलब आप देख लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको 100% फंस जाएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अगर बिहार अलग होने की बात करेंगे 1912 में होता है, 22 मार्च 1912 को बिहार से अलग होता है। तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होता है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? एक बार और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1912 में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल किराएदारी अधिनियम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज आप रिपीट मतलब एक चीज ध्यान में रखिएगा, बंगाल किराएदारी अधिनियम अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन हैं। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये 1868, 1881, 1885, 1893, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1885 जब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जिस वर्ष होती है, उसी वर्ष बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के जो अधिकार हैं उसको बंगाल किराएदारी अधिनियम स्वीकार किया गया और ये 1885 में इसको स्वीकार किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में जो भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर प्रश्न है,
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? मतलब बिहार विधान परिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पहली बार कब बैठक बुलाई गई थी? 1911 है, 1913 है, 1914 या 1919? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 67वीं बीपीएससी प्री देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार विधान परिषद, देखिए बिहार में ड्यूअल आपने देखा होगा कि दोहरी विधान सभा है, ठीक है। वहां पे विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा है, ठीक है। एक हो जाएगा आपका विधानसभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात की है कि विधान परिषद पहली बार कब बिहार में बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया और जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। याद रखेंगे, 21 निर्वाचित, 19 मनोनीत सदस्य और 3 पदेन सदस्य इसमें निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 1908 के छोटा नागपुर पठार कास्त अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बेगारों पर या खूट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो याद रखिएगा, ये बेट जो बेगार थे तो मजदूरी वाले थे, बेट बेगारों पर, मजदूरों पर ये जो है इसमें रोक लगाई गई थी इसके द्वारा। याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, 1908 का छोटा नागपुर पठार कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेट बेगारों पर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बेट बेगारों पर इसने रोक लगाई थी। वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूट कट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण भी इसके तहत मिल गया था। 1908 का जो काश्तकारी अधिनियम है, इसके द्वारा आदिवासियों को भूमि पर जो संरक्षण है वो प्राप्त हो गया था, कानूनी संरक्षण एक रूप से इनको प्राप्त हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो अभी बताया आपको, ये पारित होता है 1908 में। 1908 का छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन में, अगर आपको बीपीएससी टीआरई की अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई में अगर एग्जामिनर को फंसाना होगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, काश्तकारी अधिनियम से पूछ सकता है, क्योंकि बहुत लोग ये चीजें नहीं पढ़ पाते। और अगर आप कभी झारखंड का एग्जाम दें तो वहां पे टोटली क्वेश्चन काश्तकारी अधिनियम से वहां भी पूछा जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38, 40, 44, 46? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा की बात की गई है, ठीक है। और बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल यहाँ पे 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिनमें 38 सीटें, इसके 38 सीटें किसके लिए हैं? 38 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं और जिसमें से 203 सीट सामान्य, 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो आप याद रखिएगा, इनका जो अभी पिछली बार पूछा गया था ऐसे ही कि पटना जो नगर निगम है उसमें कितने निर्वाचन, मतलब कितनी विधानसभा सीटें हैं पटना जिले में। तो ऐसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं। तीनों का आपको मालूम होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए सीटें हैं टोटल 203 सीटें हैं सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ये तीनों का जो विभाजन है 243 सीटों का, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005, 2006, 2009, 2014? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और याद रखिएगा, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% जो आरक्षण है ये वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 2006 में इसको प्रदान किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया और
यह अधिनियम 18 अप्रैल 2006 से लागू भी हो गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बीच में आती है प्रखंड स्तर, और इस प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर जिला स्तर, मतलब जिला स्तर पहले स्तर पर आता है, तो ये जिला स्तर पर जिला परिषदें होती हैं। और अगर त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करेंगे तो इसको किसने दिया था? आप सभी को पता होना चाहिए। जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पारित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो मूल रूप से बिहार है, बिहार शब्द का क्या अर्थ है? आप सभी ने पढ़ा होगा, कई बार ये एग्जाम पढ़ा होगा, आपका बीपीएससी प्री 2001-2 में क्वेश्चन गया था। बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। तो याद रखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ या बौद्ध बिहार, यहाँ पे लिखा होगा तो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरनगर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो आप सभी को पता है कि दरभंगा और चंपारण वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर नील खेतिहरों के लिए बिहार में विद्रोह हुआ था, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दरभंगा एवं चंपारण। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबरकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में भी फैल गया। तो लाल सरैया कोठी में सबसे पहले ये विद्रोह फैला था। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि नीलहे जो नील की मतलब नील आंदोलन है, नील आंदोलन की बात करेंगे, जब नील खेतिहरों के द्वारा पहली बार लाल सरैया कोठी में आंदोलन को शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुरली भरावा के, मुरली भीत के, मुरली धीर के, मुरली खेर के। तो अब मुरली भरावा के निवासी थे ये, मुरली भरहवा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे, और इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने वाले के खिलाफ सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। ये आपका बीपीएससी 56 और बीपीएससी 59 प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, और पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा यह लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, और इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें भी चंपारण में अत्याचार, प्रताप, 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा, स्वामी किसान नेता की जब भी बात करेंगे तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों किसान नेता थे बिहार में। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, देखेंगे बिहार में किसान नेताओं के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल शंकरत्यायन, ये जो है किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है 59। 7 नंबर प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये आपका 64वें बीपीएससी 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी तक मैंने नहीं बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके टीआरई 3 में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण शाह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसमें इन्होंने
उनको आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किस चीज का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, वहाबी आंदोलन का। याद रखिए 1830 के दशक में पटना नगर की बात करेंगे, पटना नगर वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ और इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। बाद में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किया था। भागलपुर है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 65 में बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।